संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। नमस्कार, मैं टीना चौहान, वॉइस ऑफ मानवता के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। वॉइस ऑफ मानवता का मतलब होता है सारे विश्व के लोगों की आवाज और जिसकी आवाज कोई नहीं उठाता, उसकी आवाज उठाता है वॉइस ऑफ मानवता। तो आज हम अपने इस प्रोग्राम में अपने संविधान की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। हम जानना चाहते हैं कि आखिर संविधान में है क्या और क्या भारत का संविधान जिंदा है। तो इस जिंदे विषय पर हमारे साथ कुछ जिंदे लोग जुड़ते हैं। आज हमारे साथ मिलिंद वानखेड़े जी जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हाँ जी, हम नमस्कार। इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले डॉक्टर हरचंद सिंह जी अमेरिका वाले, प्रोड्यूसर ऑफ शुद्रा टू खालसा मूवी, उनको बहुत बहुत आभार। और हमारे ऑर्गेनाइजर मेघराज सिंह जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं अपने दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और समय को बर्बाद ना करते हुए हम मुद्दे पर आते हैं। और सबसे पहले हम संविधान के जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं उसके विषय में जानना चाहेंगे मिलिंद वानखेड़े सर आपसे। आखिर जो सहकारी समितियां होती है, क्योंकि बढ़ते बढ़ते हम सहकारी समितियों की कड़ी तक आ गए हैं, तो सबसे पहले हमें उस कॉन्सेप्ट को समझना है कि आखिर ये क्या होता है और फिर हम इसकी और पहलुओं को परत दर परत खोलेंगे। जी सर। सहकारी समितियां, आवाज आ रही है मेरी? जी सर जी। सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसको बोला जाता है, ये एक हाँ, सिद्धांत है जो खास करके शहरी सिद्धांत को न करके हम उसको ग्रामीण क्षेत्र का बोल सकते हैं। दूसरा है कि संविधान का जो अनुच्छेद है 43B, उसके अंतर्गत इसका डायरेक्ट टू स्टेट ऑफ प्रिंसिपल इसका हवाला दिया गया है। और इसके अंतर्गत ये जो संविधानिक जो प्रावधान है, संविधान का 97वां संशोधन था, 2011 में इसको जोड़ा गया है। और संवैधानिक प्रावधान के साथ साथ क्या है कि सहकारी समितियों को मतलब लोकतांत्रिक जो प्रणालियां है, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, लोग अपने हिसाब से मतलब कमेटी बनाए, सदस्य बने, सदस्य के द्वारा एक संस्था का निर्माण हो। संस्था का निर्माण होने के लिए कानूनी प्रावधान पहले से है। अगर आप सहकारी समिति अधिनियम आप बात करते हैं, पुरानी अंग्रेजों के जमाने का 1912 का अधिनियम है। सहकारी समिति अधिनियम से सहकारी का पंजीकरण करता है, उसके प्रबंधन करता है, उसका स्ट्रक्चर ढांचा को लेकर चीजें की गई है, उसके हर इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो लोग हैं, मतलब आपने देखा होगा ना, बहुत सारे अभी उदाहरण के लिए हम एक बैंक का उदाहरण देते हैं। बैंक भी अभी आप देखते कैटेगराइजेशन करेंगे तो एक तो नेशनलाइज बैंक है जिसको हम राष्ट्रीयकृत बैंक बोलते हैं, भारतीय स्टेट बैंक, अन्य जो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक है ना। इसी तरह से बैंक आप देखते हैं कि मल्टीनेशनल बैंक है, कुछ प्राइवेट बैंक्स है, एचडीएफसी बैंक, अभी एक्सिस बैंक, बहुत चीजें आई। और इस तरह का आपने और देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में कि ग्रामीण सहकारी बैंक है, भोपाल कोऑपरेटिव सेक्टरल बैंक है। इस तरह के जो नाम आते हैं, अलग अलग नाम आते हैं। ये कोऑपरेटिव सेक्टर है, काफी बड़ा सेक्टर है। तो ये सेक्टर निर्माण करने के लिए अधिकतर 10 20 50 लोग, जो समितियों का पंजीकरण होता है, वो लोग चाहते हैं कि हम स्कूल का निर्माण करें, बैंक का निर्माण करें, छोटी छोटी उसका निर्माण करके वो उस तरह का उनकी प्रणाली है, चुनाव होते हैं और वो सारी चीजें करके आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरह के समिति का निर्माण करके भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का निर्माण किया जाता है, जिसको कोऑपरेटिव सेक्टर बोलते हैं। स्वास्थ्य का है, बैंक का है, वित्तीय प्रबंधन है, सारे क्षेत्र में। तो ये एक क्षेत्र है, मतलब इस तरह से उनका मतलब आगे प्रोग्रामिंग बनती है जी। यानी कि हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कुछ इकाइयां मिलकर के जुड़ के आगे काम करती हैं, तो उसको हम सहकारी समिति बोलते इकाइयां मतलब जो लोगों के द्वारा ही निर्मित होती है ना। मतलब मान के चले कि कई, जैसे अभी स्व सहायता समूह का नाम सुना होगा, तो ये लोग भी 10 12 20 25 महिलाओं का एक समिति बनती है कि बैंक में खाता खोलते हैं और अपनी छोटी बचत बचत करती है। एक ऐसा उदाहरण ये बड़े रूप में हो गए कि आपने देखा होगा कि अलग अलग कम्युनिटी के बहुत सारे संगठन हैं, है ना। अभी जैसे हमारे अम्बेडकर की, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कोऑपरेटिव बैंक है। कोई अपने सामाजिक संगठन है, उसके यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक है। ऐसे अलग अलग चीजों में चलते हैं।
कोई करूर वैश्य बैंक है। तो इसलिए बहुत सारे अलग अलग चीजों में बैंक है, नागरिक सहकारी बैंक है, ग्रामीण सहकारी बैंक है, ये बहुत सारा एक क्षेत्र है काफी बड़ा। उसका उद्देश्य यही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो मुख्य धारा से पिछड़ गए लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाना, उसका प्रबंधन करना, उसको वित्तीय सहायता प्रदान करना। जो छोटे छोटे ऋण होते हैं ना, अभी गांव में देखते होगे कि आप क्या बोलते हो, अभी फसल बोलने के लिए वो बीज वगैरह का देते हैं, खाद देते हैं, सहकारी समितियां बनी हैं छोटे छोटे, इसमें ग्रामीण पंचायत लेवल पर, ग्राम पंचायत लेवल पर, उसके माध्यम से उनको खाद और बीज का वितरण होता है, कुछ सब्सिडी मिलती है। वो एक उसका पार्ट है पूरा, ये सहकारी जो सेक्टर है उसका। जी। अगर सहकारी समितियों की बात करें तो इसके अंतर्गत एक और चीज मैं जानना चाहूंगी आपसे कि अ, जो एक सरकार है, क्या सरकार भी इसमें एक इकाई के रूप में अनिवार्यतः शामिल होती है, या फिर केवल प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स रहते हैं वो मिलकर भी सहकारी समिति बना सकते नहीं 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 नहीं, इसका अधिनियम बना हुआ है, रूल्स बने हैं, एक्ट बना हुआ है कोऑपरेटिव, जैसे मनी वाला की पंजीयन का एक्ट है। जैसे हर एक, क्योंकि ये सब्जेक्ट सेंट्रल का नहीं है, पहली बात तो लीगली आप समझे कि ये सब्जेक्ट पूरा राज्य का है। अगर हमारा मध्य प्रदेश है तो हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे, तेलंगाना की तेलंगाना बात करेंगे। ये राइट्स पूरा संविधान ने राज्य को दिया, स्टेट को दिया, सेंट्रल को नहीं दिया। तो ये सारा इनका प्रबंधन, देख रेख, उसका समिति का चयन, उसकी चुनाव प्रणाली, सदस्य का वो प्रबंधन, वो आम सभाएं गठित करना, फिर उसकी आ, उसके कुछ विवाद भी होते हैं, तो विवाद के लिए मतलब आप देखते हैं कि जिस तरह की समितियां बनती है, जिला लेवल की समितियां होती है, कोई संभाग लेवल की होती है, पंजीकरण होता है उसका, ये कुछ राज्य लेवल की समितियां होती है। तो वहां के विवाद सुनने के लिए एक वो बनाए हुए, जैसे जुडिशरी से हटकर है कोऑपरेटिव सेक्टर का, जिसको असिस्टेंट रजिस्ट्रार बोलते हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार होता है, डिविजनल रजिस्ट्रार होता है, और स्टेट लेवल की चीजें होती है। तो ये वहाँ विवाद सुने जाते हैं। और इसका एक बड़ा, जैसे अपने यहाँ जुडिशरी में जिला लेवल हाई कोर्ट और बड़ा कोर्ट होता है, तो इसमें भी एक कोऑपरेटिव सेक्टर का एक हायर जुडिशरी का एक्ट के अंतर्गत ही एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है, कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल बोल सकते हैं हम उसको, बोल सकते हैं, है कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल है। तो कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल उसकी सुनवाई करता है, उसके विवादों का वो सारी चीजें करता है। चाहे उसके, अगर कोई बैंक है वहाँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे नागरिक सहकारी बैंक है, या अब भोपाल में अपेक्स बैंक है, ये सब कोऑपरेटिव सेक्टर के बैंक है। इसके कर्मचारी के विवाद है, मतलब उनकी वो चीजें है, अपॉइंटमेंट्स को लेकर है, या किसी को लोन देता है। और बैंक से, तो मैं केवल बैंक की उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि केवल बैंक ही नहीं आता, और भी चीजें आती है। तो गवर्नमेंट ऑलरेडी इनको गवर्न तो रिजर्व बैंक के गाइडलाइन का फॉलो करना ही पड़ेगा, वो सारी चीजें है। जी। जैसे कि सर आपने इसके बारे में बहुत सारी चीजें तो हमने डिस्कस की है, लेकिन ये 2011 में संविधान में इसको जोड़ा गया, तो पहले से क्यों शामिल नहीं किया गया, और किन उद्देश्यों को लेकर के इसको संविधान में 2011 मतलब हाल ही की घटना हम कह सकते हैं, ज्यादा समय इसको नहीं बिताया, तो नहीं नहीं नहीं, इतने पहले बाद। से कोऑपरेटिव सेक्टर पहले से है। 11 के संशोधन में और कुछ इसमें ऐड किया गया है, मतलब इसको लीगल संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, ये मेरा मतलब है। ना कि पहले से मतलब 11 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, जबकि सहकारी समितियां पहले से है। 1912 का अधिनियम बना तब से सारा सेक्टर चल रहा है, ऐसा नहीं है। संविधान लागू होने से पहले भी चल रहा है, बाद में भी। जो बहुत सारे जो बैंक अभी वर्तमान में देखते हो, पहले सेक्टर के थे, फिर बाद में उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इस तरह के सारे चीजें चल रही है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल उसको वो प्रावधान जो बोलते हैं ना, दर्जा देना, वो वाली सहकारिता सेक्टर को, ये वाली बात। तो ये जो दर्जा संवैधानिक इनको दिया गया, तो किन उद्देश्यों को लेकर के दिया गया, और क्या वे उद्देश्य पूर्ण हो पाए, या उनका सकारात्मक दिशा में कार्य हो रहा है? नहीं नहीं, क्या हुआ, ये जो अधिनियम बनाए गए बने हैं ना, सहकारी समितियां जो अधिनियम बने हैं, स्टेट को पावर है, लेकिन होता क्या है कि आप देखते हैं कि अधिकतर जो पॉलिटिकल सत्ता में होते हैं, विधायक है, सांसद है, उनके अपने अपनी सोसाइटियां बनी है, और वो सारा चीजें करते हैं। और फिर इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये अधिकतर सब्सिडी पर डिपेंड होते हैं ना। सब्सिडी जी। दी जाती है इनको, आसानी से ऋण मिलते हैं। और राष्ट्रीय लेवल पर इनका एक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया हुआ है कि सहायता प्रदान करने के लिए उन समितियों को देता है। ये सारी चीजें हैं। और भी चीजें इनका मतलब प्रबंधन जो सरकारें करती है, तो एक पॉलिटिकल मतलब इच्छा शक्ति बोल सकते हैं, उस पर है। कुल मिला के कब्जा ही उनका है। अगर वर्तमान स्थिति में बोलेंगे तो पूरा कब्जा ही उन्हीं का होता है, इंटरफेयर बहुत ज्यादा होता है।
जुडिशरी का कम इंटरफियर है ना इसमें। जो जुडिशरी है, जैसे वकालत हम लोग होते हैं, तो उसमें कम इंटरफियर है का। और इंटरफियर अब किसका होता है? जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि होती है, अधिकारी होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स करते हैं और उस तरह के आदेश और कानून पारित करते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा पिछले समय में कई बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत सारे बैंकों को बैन कर दिया कि वो लेखा जोखा सही नहीं देते हैं, या जो फंड का रेपो रेट होता है, कि सारे बैंकों को गाइडलाइन होती है कि आपको रेपो रेट में इतना ही फंड रखना है, कैश फ्लो इतना रखना है, बाकी रिजर्व बैंक में जमा करना है, उसका भी पालन नहीं करते हैं। मनमाने तरीके से लोन बांट देते हैं, फिर वसूली नहीं होती है, फिर बैंक करप्ट होती है। तो ये चीजें है, देखने को मिलती है सारी चीजें। मतलब सारी चीजें ये कह सकते हैं कि राजनीति के इर्द गिर्द घूमती है। ऑब्जेक्टिव यानी अच्छा है, कि उद्देश्य अच्छा है, राजनीतिक इच्छा शक्ति कम होने की वजह से वो सारी चीजें उतना लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पाता है। यानी सकारात्मक उद्देश्यों के साथ जो चीज लाई गई उसमें कुछ राजनीतिक, जैसा आप बता रहे हैं, उसकी वजह से चुनौतियां देखने को मिलती है और वो अपने उद्देश्यों में कम सफल होता हाँ, मतलब उद्देश्य अच्छा है। आप देखेंगे कि जो ग्रामीण सहकारी विकास है, आर्थिक सशक्तिकरण है, जो पिछड़ा बैकवर्डनेस आई है, उसको उठाने के ऑब्जेक्टिव है। आप सवाल इस बात का है कि जो लोग एक समिति का गठन करते हैं वो स्किल्ड नहीं होते हैं, पूरी जानकारी उनको नहीं होती है, और सीधे साधे लोग होते तो पढ़े लिखे लोग उनको मूर्ख बना देते, ये कह सकते सादी भाषा में। जी। है। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जो कि बहुत न्यूज में भी रहता है, क्योंकि कई बार सरकारें आती है, उसे लागू करने की कोशिश करती है, और सरकारें लागू करने की कोशिश करती है, कुछ उसको लागू नहीं करने की कोशिश करती है, और जो जनता है उसमें भी इसमें काफी विरोध का भाव देखने को मिलता है। कोई जो है इसके सपोर्ट में रहता है, कोई इसका पुरजोर विरोध करता है। हम बात कर रहे हैं यूसीसी की, यानी कि अ, समान सिविल संहिता। सर, ये क्या होती है? यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या होती है, इसको जानेंगे, उसके बाद पूरे घटनाक्रम के ऊपर आपकी राय लेंगे। सर, सबसे पहले क्या होती है UCC? कॉमन सिविल कोड बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, और संवेदनशील मुद्दा है, डायरेक्टर स्टेट ऑफ प्रिंसिपल में है, आर्टिकल 44 है। और इसमें काफी बहस होती, खासकर अभी कम्युनल वाली पार्टी बीजेपी है, वो लोग चाहती कि सारे नागरिकों को हम समान वो सारी चीजें करें। और अभी इसके पहले हम लोग जो आर्टिकल देखते आ रहे थे, फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात है। और हमारा देश सेकुलरिज्म है ना, भारत देश के अंदर संविधान सेकुलर बोलता है। सेकुलरिज्म का मतलब विविधता वाला देश है, विविध धर्म है, विविध परंपराएं है, विविध मान्यताएं हैं। इसका सिंपल लीगल एक्सपेक्ट को अगर आप देखेंगे तो अभी मान के चलो कि जिसको लोग बेसिकली हिंदू बोलते हैं ना, हिंदू मैरिज एक्ट बना हुआ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है तो उनके मुस्लिम विवाह अधिनियम बने हुए हैं। क्रिश्चियनों के है तो उनके क्रिश्चियन लॉ बने हुए हैं। तो ये पर्सनल लॉ है। तो बीजेपी गवर्नमेंट आरएसएस वाले से चाहते हैं कि उनके जो निजी जीवन है, उनकी जो पर्सनल लॉ है, उसमें इंटरफियर करे। और खास खास इफेक्ट किसको करना चाहते हैं? मुस्लिमों को। लेकिन इसलिए मुस्लिम ही टारगेट नहीं होने वाला है। अगर आप देखोगे कि जो हिंदू विवाह अधिनियम है, भारत का जो अनुसूचित जनजाति जिसको हम लोग आदिवासी तबका बोलते हैं, इस तबके के अंतर्गत ये इसके ऊपर ये लॉ लागू नहीं होता। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लागू नहीं होता है। तो ये उस श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि इनका परंपरागत एक विवाह प्रणाली है, टोटम्स है, 6 देव 7 देव, अन्य जो मान्यताएं हैं। और साथ साथ में संविधान के जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है, इसको बहुत सारा स्वायत्तता प्रदान की गई है। तो ज्यादा इफेक्टिव कौन होंगे? उनके परंपरागत जिनको हम लोग क्या इंडिजिनस पीपल बोलते हैं। इंडिजिनस पीपल है, मतलब यहाँ के मूल निवासी है, और उनकी मान्यताएं बरकरार, संस्कृति को बरकरार रखने के लिए उनकी पर्सनल सारी चीजों को प्रोटेक्ट किया गया। आर्टिकल 25 में सारी चीजें हैं। तो ये उसको कॉन्ट्राडिक्टरी करता है। तो ये समान सिविल संहिता भारत जैसे देश में, विविधता वाले देश में तो लागू करना असंभव ही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का वायलेशन होता है। मतलब उनकी परंपरागत मान्यताओं का वायलेशन होता है, मेरा ऐसा मानना है। ये थोपने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि संविधान तो सबको लिबर्टी देता है ना। माइनॉरिटी है उसको भी लिबर्टी देता है, मेजोरिटी है उसको अपनी अनुपात में अपनी आस्था है, परंपरा है, उसको आप उसका पालन करें, उस हिसाब से अपने इंस्टीट्यूशन खोले, संस्करण संस्थाएं खोले, अपनी संस्थाओं का निर्माण करे और सारी चीजों का डेवलपमेंट करे, ये जो देता है।
लेकिन ये क्या हुआ था, एक प्रकरण आया था 2014-15 की बात है, एक सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण गया था, जिन्होंने धर्म परिवर्तित करके एक महिला जाते हैं और उसको बोलते कि मेरे साथ ऐसा ऐसा फोर्सफुली, अभी बहुत टॉपिक भी होता है ना कि ये क्रिश्चियन लोग पर आरोप लगते हैं कि नहीं नहीं ये इनकी संस्थाएं धर्म परिवर्तन करती, ये तो एक जानबूझकर प्रचारित करने वाला मुद्दा है, वोटों का ध्रुवीकरण की राजनीतिक बातें हैं, इनको बीजेपी को बेनिफिट लेना होता है, जबकि सारा सभी लोग सौहार्दपूर्ण अच्छे एटमॉस्फेयर में रहते हैं। इनको वोट की राजनीति करना है, इसलिए ऐसा माहौल जानबूझ के भड़काया जाता है ताकि ऐसा हो। भाई समान सिविल संहिता का मतलब साला यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि भाई एक तरह की प्रणाली हो, यानी लीगलाइज एक प्रकार से। अब वैसे ही इतने सारे कानून है, वैसे ही लीगलाइज क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में इतना, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पा रहा, चुनाव प्रणाली ढंग से नहीं कर पाते, तो ये सारी चीजें तो अलग चीजें है ना, ये और ज्यादा इंटरफेयर की बात है। मतलब सब लोग इसलिए सेंसिटिव हुआ कि बीजेपी ने उठाया, है तो पहले से चीज है। लेकिन संविधान को इक्वालिटी सारी बात करते हैं, आप पर्सनल लॉ में आप इंटरफेयर करेंगे आदिवासियों के, मुस्लिम के, तो वो तो भड़केंगे ना। इसके पहले आपने आपके इधर राजस्थान के वो देखा होगा, जैनिज्म की जो खासकर इच्छा मृत्यु और वो वाली बात थी ना, उनके उस तरह के प्रथा थी, तो जिसमें उन्होंने कहा था कि हाँ ये हम कह सकते हैं, तो लेकिन वो लोग सारे जितने जैनिज्म है उनको मानने वाले लोग कितने सड़कों पे उतरे और अंततः वो वापस लेना पड़ा। हम इस संदर्भ में भी इस बात को समझ सकते हैं जी। जैसे कि आप बता रहे हैं कि निजी कानून होते हैं और फिर निजी कानूनों के ऊपर इंटरफेरेंस होती है अगर आप समान सिविल संहिता को लागू। लेकिन सर अगर हम बात करें तो निजी कानून अगर हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं, हर व्यक्ति व्यक्ति नहीं के कह कानून सकता है, नहीं होते, समुदाय के जो समुदाय। पर्सनल लॉ बोर्ड है, ट्रेडिशनल लॉ है, आदिवासी का ट्रेडिशनल लॉ है, मुस्लिम का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसमें विवाह के बात है, बच्चा गोद लेने की बात है, तलाक देने की बात है, संपत्तियां जो होती है उसका, उसके अलग से मामले चलते हैं, तो वो परंपरागत चीजें आ रही है, उसको लेकर बातें हैं, उसमें दखल अंदाजी वाली बात है जी। लेकिन अगर हम अलग अलग समुदायों के अलग अलग कानूनों की बात करते हैं, वो अलग रीति रिवाज का पालन करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनसे कुछ मामलों में दिक्कत भी आती है। जैसे जो लीगल कानून रहते हैं, एक समान अगर कानून रहता है तो फिर उसकी वजह से सब लोगों के साथ न्याय अगर स्थापित करना है, तो जो सरकारी कानून है वो उनके ऊपर अच्छे से लागू हो सकता है। लेकिन अगर अलग अलग रीति रिवाज रहेंगे तो एक तरीके से असमानता भी हमें दिखाई दे सकती है। तो इसके नहीं नहीं, जो ये नुकसान। कहने सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा हकीकत नहीं है। कॉन्ट्राडिक्ट संविधान के ही दूसरे प्रावधान को कॉन्ट्राडिक्ट करता है अगर देखा जाए। फंडामेंटल राइट्स में तो बहुत सारी बातें, ये डायरेक्ट टू स्टेट ऑफ प्रिंसिपल में दिया गया है। और पांचवी छठी अनुसूची तो स्वायत्त तो दिया है ना, वो तो बहुत ज्यादा पावर दिए गए हैं, तो विरोधाभास है ना। होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, कब ये बातें तब लागू होती जब आपकी कंट्री डेवलप कंट्री हो जाए, दुबई बन जाए, अमेरिका बन जाए, लंदन बन जाए। अभी आदिवासी की मैं बात करता हूँ, अभी ढूंढने से जज नहीं मिलते, ढूंढने से वकील नहीं मिलते, ढूंढने से अधिकारी नहीं मिलते, तो उनको तो अभी यही पता नहीं कि संविधान की धारा क्या है, कानून क्या है, वो अपनी तरह से अपना जीवन प्रणाली जीते हैं उसी तरह से। परंपरागत जो वनाधिकार अधिनियम, उनको वो नहीं पाती, वनाधिकार अधिनियम लाके उनको वहां से भगा दिया जाता है खनोज के लिए, वो लड़ाई लड़ते हैं। तो यहाँ परिस्थितियां अलग है। ये जो चीजें आई है इन फ्यूचर की बात है कि ऐसी स्थितियां बनेगी, आप उनके शैक्षणिक धार्मिक सामाजिक और उत्थान करेंगे, वो मुख्य धारा में जब आएंगे, उस चीज को समझेंगे, तब वो बातें हैं ना, वो तो डेवलप, ये सारी बातें इन फ्यूचर की है, डेवलप की बात है। हमारी कंट्री तो अनडेवलप्ड कंट्री, और कुछ समुदाय तो बिल्कुल ही अनडेवलप सारी चीजें हैं, तो उसके लिए तो उन्हीं स्तर पर जाके सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ स्वायत्तता की बात की जाए तो किस स्तर तक स्वायत्तता दी जाए? स्वायत्ता ही उनका लिमिटेशन है ना। उनकी परंपरागत जो विवाह पद्धति है, उनके गोद लेने की बात है, उनके आपस में तलाक वाली बात है, पारिवारिक परिवार तक सीमित है ना सारी चीजें। समुदाय मतलब पर्टिकुलर जो हमारे संविधान में शेड्यूल बना हुआ है, अनुसूचित जाति पर तो हिंदू अधिनियम लागू, अनुसूचित जनजाति में जितने भी समुदाय आते हैं उसकी उसकी बात है। मुस्लिम में जितने जनसंख्या है, मुस्लिम पर्सनल लॉ उनके लिए लागू होता है, अकॉर्डिंग टू रिलीजन है ना। ये प्रॉब्लम, ये सारी चीजें अकॉर्डिंग टू रिलीजन है। और धार्मिक स्वतंत्रता दी गई आर्टिकल 25 में, तो उसका वायलेशन होगा, वो तो फंडामेंटल राइट है।
जी, जैसे कि एक इसके अलावा क्वेश्चन। आदिवासी को देखो ना, आप बहुत कितने सारे राज्य है, आप झारखंड से लेकर मतलब उधर से लेकर आप छत्तीसगढ़ से लेकर पूरा नॉर्थ ईस्ट चले जाए तो पूरा ट्राइबल बेल्ट है। और वो ये जो हम जिस आर्टिकल की चर्चा कर रहे हैं उससे ज्यादा तो पांच फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल में पावर दिए गए हैं उनको। उसमें तो ये वाली बात कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात आएगी जब उस पर चर्चा करेंगे कि उसमें भारत सरकार भी इंटरफेयर नहीं कर सकती, जबकि वहां के ग्राम सभा उनके शेड्यूल के अनुसार। लेकिन वो उद्योगपति को दे रहे हैं, वो आंदोलन हो रहे हैं। बहुत पहले आपने सोचा होगा कि टाटा अपना एक उड़ीसा में गए थे और वहाँ जमीन एक्वायर करने की बात थी और वो अपना प्लांट डालने वाले थे। वहाँ 12 आदिवासी को मुक्त हुई, गोली फायरिंग की गई, उन्होंने आंदोलन किया, अंततः वापस लेना पड़ा, टाटा को उधर भागना पड़ा, नोएडा वोएडा थोड़ा। तो वो चीजें है, हमको केवल एक ही पहलू पे वो सारी चीजें करके नहीं होगा, कॉन्ट्रडिक्शन भी है। आखिर यहाँ पे सवाल करोगे कि ये आर्टिकल क्यों आया। आर्टिकल इसलिए आया कि इन फ्यूचर में उसको सारी चीजें, सब नागरिक अगर इक्वल है तो इक्वल चीजें लागू होना चाहिए, ये सारे विरोधाभास को दूर करते हुए। हाँ, लेकिन सर मतलब हम किस स्तर तक वेट करेंगे इस चीज को लागू करने के लिए। आपकी बात जैसे आप बोल रहे हैं कि जो उनके बिल्कुल रीति रिवाज में इंटरफेयर होता है इसकी वजह से, या फिर हम कहें उनकी स्वायत्तता कहीं ना कहीं भंग होती है। लेकिन हमें कुछ मात्रा में तो एक समान चीजों को लागू करने की आवश्यकता शायद हो सकती है, क्योंकि जैसे आपने बात करी कि विवाह एक इसके अंतर्गत आने वाला एक नियम है, जो कि अगर निजी कानूनों के अंतर्गत है तो विवाह उसके हिसाब से होंगे। लेकिन अगर समान सिविल संहिता में विवाह को जिस प्रकार से डिफाइन कर दिया जाएगा वैसा उनको फॉलो करना पड़ेगा, तो इससे इंटरफेयर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई समुदाय है उसमें एक से अधिक विवाह करने की छूट दी जाती है, तो ये तो नैतिक रूप से भी सही नहीं है, सामाजिक रूप से भी सही नहीं है, क्योंकि एक समुदाय के लोग इस प्रकार की प्रथा को प्रचलित कर सकते हैं और अन्य नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि आधुनिक समाज में एक विवाह की ही प्रथा चालू रहती है या फिर उसको ही लागू किया जाता है। तो अगर हम निजी कानूनों को इस सीमा तक स्वायत्तता दे देंगे तो फिर किस प्रकार से ये चीजें समाज पर इम्पैक्ट डालेगी। अ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। कोई भी देश का विकास करना है तो कानून बनाकर थोप कर या डंडा मारकर उनके ये सारी चीजें लागू नहीं की जा सकती है देश के अंदर। सबसे पहले तो मैंने अभी जो बात की, विकसित देश, विकसित देश किसको माना जाएगा? जिनका जीडीपी अच्छा हो, मानवीय मूल्य, जो मानवीय मूल्य का मतलब उसको शिक्षा उस गुणवत्ता की मिले, बच्चों का पोषण आहार हो, तनाव मुक्त जीवन हो। तो आदमी जब ये चीजें देखता, लाइफ स्टाइल देश दुनिया को देखता है, कंपेयर करेगा अपने आप से, तो वो दो शादी तीन शादी क्यों करेगा? वो चीजें गलत है तो समय के साथ ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। आपको ऐसा लगता है कि इंडिया में कोई मुस्लिम लोग तीन शादी करते, तीन तलाक करते या उनको रोक लगाई गई? तो क्या अरब कंट्री में ऐसा है? कि अरब कंट्री डेवलप कंट्री, वहां बिल्कुल सिंगल ही है ना। हमारे सामने आपको आजकल तो ग्लोबल सारी चीजें हो गई है। तो ये जो दकियानुसी मानसिकता वाली जो बात है, या कुछ पहले ट्रेडिशनल कानून है, तो वो आज भी नहीं है ऐसा। कितने मुस्लिम परिवार है जिनकी तीन तीन महिला? हाँ, कुछ लोग करते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, कम, बिल्कुल ही उनका लिविंग स्टैंडर्ड लेबर क्लास मजदूरी जैसा है, और वो लोग तो कुछ भी करते हैं ना, उनको शिक्षा नहीं दी गई है, सही गलत की पहचान नहीं कराई गई, तो वो लोग तो करेंगे ना। वो तो अपराध, तो ऐसे ही क्राइम बढ़ता है ना, क्राइम कैसे बढ़ता है? ये भी एक क्राइम का हिस्सा है। क्योंकि हमारी कोर्ट में देखने को मिलता है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस में जो आती महिला है, वो मेरे को ढंग से नहीं रखता, दूसरी वाली बोलती है वो मेरे पास नहीं आता, तो वो चीजें होती है। कानून पर भी बोझ है। अगर उन व्यक्तियों को, उन परिवारों को शिक्षित किया जाए तो वो, बहुत सारे मुस्लिम परिवार जो एजुकेटेड है उनका एक भी मुकदमा नहीं आता है। और वो जो छोटे मोटे जो काम करते हैं, वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, सबसे ज्यादा अपराध है। तो एजुकेशन से बड़ा मसला है। देश को, मतलब किसी देश को उन्नति करना है तो शिक्षित करना पड़ेगा, उनको एजुकेट करके है, उनके रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो ये चीजें वैसे ही समाप्त हो जाएगी। जी। इसी बात से मेरा एक सवाल और निकल के आता है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि जो अरब कंट्रीज है वहां पर इस प्रकार के कानून नहीं है और फिर भी वहां पर एक विवाह किया जाता है, या फिर हम कहें कि वो जो आधुनिक समाज के जो प्रतिमान है उसके हिसाब से कार्य करते हैं। तो हमारा समाज जब विकसित होगा तो वो ऑटोमेटिक ऐसे काम करेगा जो कि सही होंगे, उसके लिए कानून की आवश्यकता नहीं है, जैसा आपका नहीं, मतलब है। कानून आवश्यकता कब पड़ती है? खासकर क्राइम कम करने के लिए, अपराध को कम करने के लिए कानून की आवश्यकता पहले भी थी, आज भी है, रहेगी।
अभी जैसे मैं कभी कभी बार बार उदाहरण देते हैं दुबई का। दुबई में अगर आपका टेलीफोन कहीं गिर जाए ना, तो आपको वो आप कैश कहीं गाड़ी में पड़ा हो तो आपको घर ला के देंगे। आप कहीं लाल बत्ती क्रॉस करेंगे तो इतना बड़ा फाइन है, वो नहीं कर सकते। वहाँ के कानून ये बनाए कि आपको डिसिप्लिन होके, जैसे महिलाएं होती है ना, तो वो या जैसे यहाँ हमारे यहाँ कैसे आप बीच पे चले जाए मुंबई या गोवा में, तो वो वैसे घूमते हैं, ऐसे वहाँ सड़क पर वो नहीं कर सकते। मतलब वो खुलेआम वैसे, मतलब कंधे पे कंधा हाथ डाल के हाथ वो नहीं चल सकते। और डिसिप्लिन है, कानून है, तो वो अब देश को एक सिस्टमेटिक करने के लिए वो कानून तो बनाने पड़ेंगे। हर देश अपना वो डिसिप्लिन और अपना इन्वायरमेंट तैयार कर सकता है। वो टैक्सेशन का है, लोगों का रहन सहन है, तो उसको रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो वहाँ क्यों आकर्षित हो रहे हैं? मैं दुबई का एग्जांपल इसलिए दे रहे कि वहाँ संयुक्त अरब अमीरात है और वो मुस्लिम कंट्री है। वहाँ कोई भी कंट्री का व्यक्ति चला जाए, वो अपने आप को बहुत सेफ एंड क्या बोले सुरक्षित महसूस करता है। क्यों? और हमारे यहाँ दुनिया भर के कानून बताएं, बालिका ये करना है, महिला सशक्तिकरण है, उसकी सुरक्षा की बात है, और क्या होते कितने रेप और बलात्कार, चोरी डकैती सारी चीजें हो रही, कितनी भ्रूण हत्याएं हो रही है। तो ये सरकार की इच्छा पर निर्भर होता है, सारी चीजें है। विल पावर होना चाहिए सरकार के पास। और ये सरकार तो जानबूझ के ही अट्रोसिटी करती है, जानबूझ के अत्याचार करती है, तो अपेक्षा किससे करें? वहां की गवर्नमेंट तो बोलती है, आओ हमारे देश को, आपका टैलेंट दो, आपकी आपकी ऊर्जा दो, हम आपको सेफ एटमॉस्फेयर रखेंगे, वो आपको किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो चीजें होती है। अ, जैसे हमने दुबई का उदाहरण किया, उसमें बहुत सारे ऐसे कानून हैं और बहुत हार्डली फॉलो किए जाते हैं। और जो जैसे हमारी कंट्री में जो कानून बनते हैं उनको ठीक तरीके से लागू नहीं होने के कारण वो समस्याएं जिनको समाधान के लिए बनाए गए थे वो बनी रहती समस्याएं। बराबर है। जी, आपने जैसे यही बताया। और अगर अब हम जैसे यूसीसी की बात कर रहे हैं, तो उसमें इंटरफेयर वाली बात थी कि समुदाय में इंटरफेरेंस होगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं ये देखें कि एक कानून का होना, चाहे वो इम्प्लीमेंट उस सीमा तक नहीं हो पा रहा है, लेकिन कानून कम से कम कुछ सीमा तक वो जो चीजें हैं, सही चीजें, उनको पालन करवाने के लिए लोगों को प्रेरित तो कर ही सकता है, क्योंकि कानून के साथ हमें दंड भी मिलता है अगर उसका हम उल्लंघन करते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि कुछ चीजों के लिए कुछ कुछ कानून बनाए होने चाहिए, जिसे जिसे समाज के सारे लोग फॉलो करेंगे, चाहे वो किसी भी समुदाय के हो? ये अभी जो कानून चीजें पार्लियामेंट आप। में लाया नहीं ना, पार्लियामेंट ने अभी कानून कहाँ लाया? चर्चा जरूर हुई थी पिछली बार, कानून कहाँ लाया अभी? जी, चर्चा हुई थी, ड्राफ्ट बना था, लोगों का बहुत ज्यादा विरोध हुआ, तो सब पीछे ले लिया सारी चीजें। कोई आदिवासी बर्दाश्त थोड़ी करेगा इसमें, कोई और भी जो परंपरा ओबीसी थोड़ी ना बर्दाश्त करेगा। अभी पिछले बार एनआरसी सीए की भी बात बहुत चल रही थी, एनपीआर रजिस्टर की बात है ना? ये उसी से जुड़ा हुआ मसला है ना। रजिस्टर लाएंगे, फिर आपको डिटेंशन कैंप में डालेंगे, आपके पास दस्तावेज नहीं तो वो काम करेंगे, है ना? एनआरसी लागू की थी ना उधर, ओडिशा मतलब खासकर जो असम में लागू एनआरसी का। किया। जी, सर वो तो मतलब इससे नागरिकता से जुड़ा हुआ मसला था, यूसीसी से बात तो उसका। वही है, चाहे नागरिकता की ले लो या किसी की आप पर्सनल इसमें इंटरफेयर करो, चीजें तो वही है ना। भाई क्या ऑलरेडी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन वो नहीं है क्या? वो तो जानबूझकर बोलते हैं, यहाँ के लोगों को तो सुधार नहीं पा रहे और बांग्लादेश और दूसरे देशों से लोग आएंगे उनको आप पनाह देंगे। ये तो लोगों को कोई इशू, नॉन इशू को इशू बनाने वाली बात है। क्योंकि वहां पर भी वही हुआ था, तो उसको सारी चीजें है। मतलब वो कुल मिला के भारत देश को जेल में डालना चाहते हैं। आप अपने घर में बंद रहो, जैसे लॉकडाउन के समय हुआ था ना, ये समझ जाओ इसका उदाहरण कुल मिला के। जी। अभी हम इसके कुछ और पहलुओं पर चर्चा। जैसे आपने कहा कि जब कंट्री जो रहती है वो डेवलप्ड रहती है, तब हमें इस तरीके के एक समान कानून को लागू करना चाहिए, क्योंकि सब शिक्षित रहेंगे और इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी रहेगी तो कानून भी अच्छे से पालन हो पाएंगे और लागू करने में कोई समस्या नहीं। लेकिन मान लीजिए आज हमको इसी माहौल में इसी कानून को अगर लागू करना है, तो अगर ऐसा किया जाता है तो सर उसका क्या प्रभाव होगा? अगर ठीक तरीके से लागू हो जाता है तो उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे और क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट हम देख सकते मुझे लगता है पॉजिटिव इफेक्ट तो कुछ भी नहीं आने वाला है। समस्या हजारों है और समस्या हजारों से लाखों बढ़ जाएगी बस। कानून मतलब केसेस बर्डन, आप केसेस बढ़ेंगे, शासन प्रशासन का होगा, जनता में त्राही त्राही होगी। खासकर जो कम्युनिटी इफेक्टेड होगी वो एस सी एस टी ओबीसी की,
माइनॉरिटी के कम्युनिटी इफेक्ट होने वाले, जो ऊपर के जिसको हम सवर्ण बोलते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उनके बच्चे वेल सेटल्ड है, वो वेल अलग अलग कंट्रीज में जा रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति देख रहे हो कि वो सब देश को लूट रहे हैं, तो मतलब उद्योगपति, ब्यूरोक्रेट्स और नेता बनकर देश को बर्बाद कर रहे हैं। परेशानी तो आम जनता है, जो बहुसंख्यक वर्ग है, जो आज भी मुख्य धारा से अलग है, उन्हीं को परेशानी होगी, और क्या है। अम, तो सर फिर जो हमें डीपीएसपी में दिखाई देता है ये प्रावधान, या डीपीएसपी में ये प्रावधान होना चाहिए या नहीं, क्योंकि अभी हमको इसको लागू करना नहीं है इस तरीके से आप सोच रहे हैं। नहीं, तो प्रावधान डीपीएस इसलिए होना चाहिए, फ्यूचर हम लोग आने वाले 100 साल का फ्यूचर देखते हैं ना, तो इसलिए होना चाहिए। कोई चीजें ऐसी है समय के साथ, इसलिए होना चाहिए कि क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो ये क्या होना चाहिए अभी, ये केवल यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड की इतनी सी बात नहीं, अब एजुकेशन ही एक जैसा लागू कर देना भारत सरकार, क्यों फिर अलग अलग सारी चीजें कर रहे हैं? क्यों प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रहे हैं? वहाँ इस स्टैंडर्ड का बच्चा पढ़ेगा, और इधर प्राइमरी स्कूल में ऐसा बच्चा पढ़ेगा, वहाँ मिड डे मील लागू होगा, और वहाँ टीचर को ये आपको सर्वे भी करो, वो काम क्यों दिए जाएंगे? फिर करना हो तो फिर वहां से चालू करें ना, फिर एक जैसी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। फिर सारे खत्म कर दो ना, माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड खत्म कर दो, सीधा एक सेंट्रल बोर्ड लागू कर दे, फिर उस तरह की एजुकेशन लागू कर दे नीचे, क्योंकि चाहे विधायक का बच्चा हो, सांसद का, अधिकारी का बच्चा हो, बड़े वो एक क्लास में हाईटेक टेक्नोलॉजी वाले स्कूल में थोड़ी पढ़ेगा, फिर एक जैसा करो ना। तो ये सारी इच्छा शक्ति की बात है ना, फिर वो तो फिर सारे सेक्टर में लागू करना पड़ेगा ना, फिर आपको फिर इधर भी करना पड़ेगा, रोजगार के संबंध में करना पड़ेगा, फिर वो करना ही है तो फिर आपको वितरण जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस का, उसको भी करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलने से खाली मैरिज और पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने से काम नहीं चलेगा ना, फिर संसाधनों का बंटवारा भी करना पड़ेगा, किसके पास कितने उद्योग है, कितने जमीन है, ये संदर्भ में है। वो है बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अब उसको वो लोग अपने ढंग से इंटरप्रेट करके बताने जा रहे हैं, ताकि लौकिक प्रतिक्रिया आ जाए और उनका वोटों का ध्रुवीकरण हो। अ, अब सर हम एक बार इस चीज के ऊपर सोचते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को हटा दिया, और उसको अब हम सोचेंगे कि जो निजी कानून बने हुए अपने अपने, हर कम्युनिटी के लोग अपने धर्म का, अपने कानूनों का, अपनी परंपराओं का पालन कर रहे हैं। तो इसमें हम अगर सोचे तो कुछ समस्याएं आ रही हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग। एक दो समस्याएं गिनाए आप मुझे, कौन सी आ रही है आपकी नजर में जो है? जनरल बोलने से नहीं चलेगा ना। जी, ऐसा हो सकता है कि अगर किसी समुदाय में कुछ झगड़ा हुआ किसी परंपरा को फॉलो करने के बाद, तो अगर वो जैसे कानून के पास जाएंगे, तो वो जो परंपराएं हैं उनको अलग प्रकार से ट्रीट करेंगे, और जो दूसरे समुदाय के लोग हैं अगर उनमें झगड़ा हुआ तो उनको अलग प्रकार से ट्रीट करना पड़ेगा। तो जो एक ही कानून है वो दो अलग अलग व्यक्तियों पर फिर लागू होने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो सर इसका नहीं क्या नहीं, समाधान ये है? तो देखिए, नहीं नहीं, आपका कहना है ऐसा, तो झगड़ा होता नहीं, झगड़े के लिए आईपीसी और अभी जो बीएनएसएस है वो है, अन्य कानून ऑलरेडी है। ये केवल उनके व्यक्तिगत जीवन, मान्यताएं, परंपराएं, विवाह और बच्चों के अधिकार और उसके संबंधित सारी चीजें चल रही है, बाकी कुछ भी बात नहीं है। समुदाय के लिए अलग को लॉ और कानून है, लॉ एंड ऑर्डर तो सबके लिए बराबर है, वो बात ही नहीं है। जहाँ उनकी शिक्षा की बात है, रोजगार की बात है, एम्प्लॉयमेंट की बात है, व्यापार करने वाली बात है, उसके लिए तो सब बराबर है ना, उसके लिए कहाँ इंटरफेयर हो? जी, ये इसमें उनके संपत्ति व्यक्तिगत। का अधिकार, नहीं संपत्ति का संपत्ति, अधिकार भी इसी कानून के अंतर्गत आता है ना? नहीं संपत्ति, ये जो इसमें संपत्ति का अधिकार तो वो उत्तराधिकार, तो सभी। उत्तराधिकार। कौन से संपत्ति का अधिकार? अभी जो पर्सनल लॉ बोर्ड की संपत्तियां है, जो ट्रस्ट है, मान के चलो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अपने शमशान है, शमशान घाट है, जैसे इसके क्रिश्चियनों के शमशान घाट है, समितियों के माध्यम से, और क्या है? और क्या बोलेंगे उनको इसके अलावा? आप बोलेंगे कि उनकी एजुकेशन सोसाइटीज है, या उनके मस्जिदें हैं, है ना, स्कूल भवन है, तो ऐसे तो ये उनके पास है, तो ऐसे क्रिश्चियनों के पास भी है, उनके अपने चर्चेस है, चर्चों की संपत्तियां है, उनके ट्रस्ट बने हुए हैं। तो वो नहीं चाहते ना कि हमारे ये जो चीजें है, उन्होंने निजी चीजों से खरीदी है, उन्होंने उनका पैसा पे किया हुआ है, उस समय से वो चला रहे हैं, उनके अपने प्रोग्राम होते हैं, उनका ट्रेडिशनल जो भी उसके लिए उनके मौलाना है, या इनके लिए मदर क्या बोलते हैं, नन है, सिस्टर्स है, फादर्स होते हैं, तो
तो वो क्यों चाहेंगे इंटरफियर? और ये हम आदिवासी लोग हैं, वो अपने परंपरा का जीवन शैली करते हैं, उनकी विवाह पद्धतियां है, तो वो लोग क्यों ऐसा करेंगे? तो वो तो उनका जल जंगल जमीन और सारी चीजें इंटरफेयर होगा ना। तो सर इसके एक लिए तो दूसरा संविधान उदाहरण। ऑलरेडी मान्यता देता है ना। तो ये कौन सा ऐसा कानून लाएंगे भारत सरकार? मेरे को यही समझ में नहीं आता ना कि आप जो क्या पूछना चाह रहे हैं, कौन सा कानून लाएंगे और क्या लागू करेंगे? क्या बोलेंगे कि भाई ये ब्राह्मण पुजारी होगा, ये 7 फेरे करेंगे और उसको गीता का पाठ पढ़ना पड़ेगा? ऐसा तो थोप नहीं सकते ना। ये सारी चीजें हैं ना। बाकी तो सब कानून, अगर कोई क्राइम होता है तो सबके लिए बराबर है। जी। इसमें संपत्ति के अधिकार से मेरा मतलब वो नहीं था, वो गलती से निकल गया था। इसका मतलब था उत्तराधिकार जो होता है कि एक जो कम्युनिटी है उसमें उत्तराधिकार मान लीजिए महिला के पास आता है, मातृ सत्तात्मक समाज की बात करें। और एक और जो कम्युनिटी है उसमें लड़के लड़की दोनों को उत्तराधिकार मिलता है, यानी कि संपत्ति का बंटवारा होता है, इसी में केवल पुरुषों को मिलता है। तो इस प्रकार के जो झगड़े हैं इनका अगर सॉल्यूशन देना हो तो फिर कानून कैसे देगा? अगर जो समाज है जिसमें केवल बेटों को उसकी संपत्ति का अधिकार मिलता है, जो भी उत्तराधिकार में प्राप्त होती है, और अगर उस समुदाय की कोई लड़की कानून के पास जाए तो उसका समाधान वो कैसे करेंगे, क्योंकि उनके समुदाय में तो मिलता नहीं है लड़कियों को। तो नहीं नहीं, इसके नहीं अगर नहीं, इस ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने सुना है जनरल, लेकिन इसके पर्टिकुलर कानून बने, बस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कानून अलग बनाया है, जी बाकी चीजें बनाया हुआ है वो उनके भी है। तो ये ऐसा वहाँ संपत्ति को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, या जो निजी संपत्ति है, वो तो ऑलरेडी कानून है, प्रावधान है, तो उसमें मिलता है ना। परंपरागत संपत्ति है तो सबके लिए लागू होता है। ये थोड़ी है कि ये मुस्लिम है तो इसके लिए लागू नहीं होगा। ये मैं कह रहा हूँ कम्युनिटी कम्युनिटी की संपत्ति की बात हो रही है ना, कि इंडिविजुअल वैयक्तिक प्रॉपर्टी किसी भी समुदाय का है उसके लिए लागू नहीं होता है लॉ। आप समझे, इसको डिफरेंस करिए। जो कम्युनिटी का मतलब चर्चेस है या मस्जिदें हैं, शमशान घाट है, जो जिसमें कम्युनिटी का कब्जा है, उसकी बात है। और वही व्यक्ति अगर पर्सनल है, कोई पर्सनल प्रॉपर्टीज है, तो उसके लिए ये भारत के अन्य कानून लागू है। वहां वो महिला को इक्वल वो राइट है ना, वो सारी चीजें करने का। ऐसा नहीं कि उनको नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलता है। जी, क्लैरिटी हो जी गई ना सब बात की, कि नहीं हुआ? मुस्लिम जी समुदाय, क्रिश्चियन समुदाय है या अन्य चीजें है, व्यक्ति कोई परंपरागत उनके पास प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद है या 5 एकड़ जमीन है, और 2 भाई 3 बेटियां है, तो उनको नहीं मिलेगी ऐसा कानून नहीं है कि उनको नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। उसके लिए भारत अन्य जो कानून है उसको प्रोविजंस लागू होते हैं। खाली ये जो कम्युनिटी की प्रॉपर्टियां होती है, जो सामुदायिक संपत्तियां होती है, जैसे शमशान घाट है, उनका विधि विधि पद्धति है ना। इधर क्या बोलते हैं अपन, इधर खास करके जो नॉन मुस्लिम्स वगैरह है या नॉन क्रिश्चियन है, क्या करते हैं अधिकतर? डेड बॉडी में क्या करते हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा, जाके जला देते हैं शमशान घाट में जाके। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग तो पर्टिकुलर वहां जाके उसको शमशान घाट में बुद्धों को वहां दफनाया जाता है, विधि होती है। इवन उनकी वहां जगह भी आवंटित होती है, उसको मैनेजमेंट वो लोग करते हैं। तो वो लोग इसमें क्यों इंटरफेयर चाहेंगे ऐसा? जी। जी। ये इतने सारे प्रश्नों को करने का मकसद यही रहता है कि वो जो एक पर्टिकुलर चीज की हम चर्चा कर रहे हैं उसके सारे पहलुओं को हम समेट लें, और जो भी चीजें हैं जिसके बारे में हम अलग सोचते हैं, आप उस पर क्या सोचते हैं, ये चीजें समाज के बीच में रखने का हमारा उद्देश्य है। अब हम यूसीसी से आगे बढ़ेंगे तो हम शिक्षा की बात करेंगे। और शिक्षा में जो एक प्रावधान है आर्टिकल 45 में, उसमें कहते हैं कि जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए फ्री जो एजुकेशन है उसकी बात की गई है, उसके लिए एक प्रावधान जोड़ा गया। सर ये जो प्रावधान है ये किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा में मदद कर रहा है? नहीं नहीं, आप जिसकी बात कर रहे हो वो मेरे ख्याल से लिमिटेशन 6 साल के बच्चों तक की बात है, 6 साल के आयु तक की बात है। या कक्षा पहली में आपने देखा होगा, आप आनंद भी गए होंगे, तब 6 साल के बाद ही कक्षा पहली में प्रवेश मिलता है। तो कक्षा पहली के पहले जो प्राइमरी एजुकेशन है ना, जिसको हम लोग नर्सरी, प्री नर्सरी बोलते हैं आजकल, और मानसिक और शारीरिक बौद्धिक विकास बच्चों का तब तक हो जाता है, ऐसा मान्यता है। और साथ में उस समय तक के लिए बच्चों को, जैसे आपने देखा होगा अन्य सभी जगह आजकल आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, बच्चों का टीकाकरण है, तो उसका मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ है, स्वास्थ्य है, पोषण आहार है, फीडिंग वगैरह बात है, तो महिला वो सारी देने के लिए, देख रेख के, ये सारा जवाबदारी है, उसके संबंध में वो प्रोविजंस किए हुए हैं, ताकि 6 साल तक के उम्र का बच्चे का विकास हो जाए।
और केवल ये विकास से नहीं, अभी एजुकेशन में उनको डालते तो एकदम से कोई किताबी बुकिश नॉलेज कहाँ देते, उनको तो पहले खेल के माध्यम से एक्टिविटी कराते हैं। अच्छा, वो खेल कूद की वो बात करते हैं, उनकी लैंग्वेज वो क्या समझते हैं उसके माइंड के उस लेवल पर जाके उस तरह की एक्टिविटी कराना, वो चीजें करना, मतलब इंडिकेशंस के मारे एकदम कॉपी पेन थोड़ी ना पकड़ाया जाता है बच्चों को, स्लेट और वो सारी चीजें है, तो उस तरह के वो चीजों को अंडरस्टैंड करे जो साइंटिफिक सिंबॉलिक चीजें होती है, तो वो कुल मिला के उसको अंदर साइंटिफिक सोच, साइंटिफिक टेम्परामेंट बोल सकते हैं हम उनको, विकास होना चाहिए, ताकि वो देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या चीजें हो रहा है, उसके वो गतिविधियां भाप सके, नाप सके, उसका माइंड डेवलप हो सके। इसलिए वो कक्षा पहली तक, मतलब क्लास फर्स्ट तक 6 साल की आयु निर्धारित की गई है, तब तक उनका विकास हो जाता है, शारीरिक मानसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, ये है प्रोविजन उसको। जी यानी बाल्यावस्था में जो देखभाल है उसके संबंध में ये बात। जी जी। अब हम आर्टिकल 46 की बात करें, जो SC ST और जो अन्य दुर्बल वर्ग हैं, उनके शिक्षा और अर्थ संबंधी है। यानी कि शैक्षिक रूप में भी विकास करने की बात कही गई है और आर्थिक रूप में भी विकास करने की बात। तो सर, ये जो प्रावधान हमें DPSP में दिखता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन सरकार ने किस सीमा तक किया है और किस सीमा तक शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में अभिवृद्धि देखी जा सकती देखिए, इसका प्रोविजन अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो आप देखते होंगे ना, अभी खास करके जो बच्चे अ, अनुसूचित जाति जनजाति दुर्बल वर्ग जिसको हम बोलते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, तो उसके बाद शिक्षा में आप देखते हैं कि उनको बहुत सारे बच्चों को फ्री है ना किताबें दी जाना चाहिए सरकार की ओर से, फ्री बुक्स है, किताबें हैं, या इशू की जाती है। दूसरा, कुछ स्कूलों में उनको स्कूल के ड्रेस या बैग दिए जाते हैं। अभी देखा होगा कि कुछ बच्चों को साइकिलें वगैरह आने जाने दूरी है तो साइकिल चलाने वाले वो दिया जाता है। साथ साथ में स्कॉलरशिप जो है ना, है। प्रोत्साहन राशि जो है, स्कॉलरशिप चालू की जाती है, वो 6वीं क्लास से लेकर उधर हायर एजुकेशन तक है। सामाजिक कल्याण विभाग उसको वो देखता है उनके आधार पर, ताकि उनका वो सारी चीजें जिस कमी है वो उस तरह का एजुकेशन में एक पैटर्न है। इकोनॉमिक सेक्टर में आप देखोगे कि वित्त वित्त विकास निगम वगैरह अपना कुछ संस्थाएं बनाई हुई है, उनको उस माध्यम से छोटे छोटे रोजगार है, जैसे कुशल अकुशल कर्मचारी है, तो उनको उस तरह का है ना विकास के मानव छोटी छोटी 6 महीने की ट्रेनिंग देना, सारी चीजें करना, और उस काम में ताकि उनको रोजगार कर सके। तो वो स्वरोजगार वाली जो बात है, आर्थिक रूप से लोन, बैंकों से लोन वोन देना, उसमें सब्सिडी देना, ये उससे उस दुर्बल वर्गों के लिए आगे बढ़ाने वाली बात है। और अभी केवल यहीं तक सीमित नहीं है, अगर ये लोग अभी अब हमने बहुत पहले एक चर्चा की होगी कि डॉक्टर बाबा, हमने एक उदाहरण मेरे इस लिंकिंग में आया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब अंग्रेज का समय था वो कहा था कि मैं 500 ग्रेजुएट के बराबर हूँ। तो वो चाहते थे कि उनके जैसे बहुत सारे बच्चे विदेशों में जाए, पढ़ के आए और हायर क्वालिटी उस लेवल का एजुकेशन ले, ताकि समाज का और ज्यादा उत्थान हो। तो उस समय ये योजना लागू की थी अंग्रेज के जमाने में, और बहुत सारे लोगों को विदेश भेजा, उन्होंने पढ़ के आए, और कुछ लोग तो वही सेटल हो गए वहाँ गोरी महिलाओं के साथ शादी करके, कुछ वापस आए, फिर वो पूछते हैं बाबा साहब को मुझे क्या करना है, तो बाबा साहब को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए विदेश भेजा था कि मुझे बताना पड़ेगा कि क्या करना है। तो इसलिए बाद में उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। तो पढ़ाई का मतलब ये भी है, और आज वो इसकी योजना है आज भी जारी है भारत सरकार की तरफ से। कोई हमारे फॉरेन कंट्रीज में, वहाँ की यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन लेना चाहता है तो उसके लिए भारत सरकार का वो स्कीम है, सब्सिडी है, वो जा सकता है। साइंटिफिक बनना है, बड़े रिसर्च करना है, इसरो में जाना है, या बड़ी चीजों में जाना है, या कोई नया सेटअप कुछ करने के लिए, स्टडीज के लिए या हायर स्टडीज के लिए जाना है, या कैम्ब्रिज जाना है, जो भी यूनिवर्सिटी में जाए तो भारत सरकार भेज सकती है, और इनको प्रोविजन है काफी चीजों का, उस लेवल तक वो जाना चाहिए। लेकिन पहले तो यहाँ से जाएगा तब वहां पहुंचेगा। तो वो है, वो सारी प्रोविजन आज भी लागू है, और वो स्कीम है, देना पड़ेगा सरकार को। लेकिन वो व्यक्ति जो जाना चाहता है उसका क्राइटेरिया, उसकी योग्यता को फुलफिल करना पड़ेगा। जी। ये पॉजिटिव कार्य हो भी रहा है। हाँ, कुछ पैमाने पर हो रहा है, बस जिसको जानकारी है, जानकारी के अभाव में नहीं होता है।
कुछ लोग उस लेवल तक नहीं जाते तो वो पीछे ही छूट जाएंगे, तो क्या करेंगे? डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की डिग्री एमबीबीएस में एडमिशन तो लेना पड़ेगा। यही बात है। अगर आपको कुछ एरिया में, अगर आपको फॉर एग्जांपल अभी जैसे कोचिंग सिस्टम चल रहा है ना, कोचिंग सिस्टम के लिए भी क्या होता है कि आपको उस लेवल तक अधिकारी बनना है या कुछ बनना है तो उसके लिए भी ट्रेनिंग प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। तो वो फुलफिलनेस आपको मिनिमम वो मार्क को सारी चीजें लाके वो क्राइटेरिया देना पड़ेगा। उतना इनकम नहीं है तो फिर उनको भी वो सारी चीजों की सुविधा है, वो आप पढ़ सकते हैं। इंजीनियरिंग में फैसिलिटीज है, मेडिकल में है, साइंस साइंस के क्षेत्र में है। जी। सर, इस जो प्रावधान में हमें SC ST के साथ अन्य दुर्बल वर्गों की भी चर्चा मिलती है, तो अन्य दुर्बल वर्गों से क्या है? अन्य दुर्बल व्यक्ति, ये जो दुर्बल का मतलब मतलब इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है, जैसे अभी उन्होंने सुदामा कोटा लागू किया ना, जिसको आर्थिक आधार पर बोलते हैं। और लेकिन दुर्बल व्यक्ति का मतलब जो शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ापन है। उसको कॉन्स्टिट्यूशनल परिभाषा में दो ही चीजें आती है, शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़ापन। आर्थिक रूप से नहीं, आर्थिक रूप से तो कुछ चीजें संपन्न हो सकती है, लेकिन सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। अ, अब सर, इसके बाद हम एक और दूसरा जो पॉइंट हमारा आता है, 47 जो हमारा आर्टिकल, उसमें बात होती है जी पोषाहार। आर्टिकल 47 से पोषाहार स्तर में वृद्धि की बात की जाती है, और साथ में स्वास्थ्य की देखभाल के संबंध में भी जो सरकार है वो कार्य करेगी। तो सर, इसमें किस प्रकार सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं और किस प्रकार ये स्वास्थ्य को वृद्धि कर पा पोषण आहार तो खासकर पोषण जिसको बोलेंगे तो बच्चों को लेकर ही सारी चीजें है ना। और महिला महिला मतलब बाल सामाजिक कल्याण, मतलब सामाजिक कल्याण और बाल विकास जो मंत्रालय है, चाहे सेंट्रल का हो स्टेट का हो, इनके तरफ भी ज्यादा जिम्मेदारी है। उनके जो प्रोग्राम बनते हैं कि जच्चा बच्चा स्वस्थ होना चाहिए। बच्चा जैसे भी महिला के गर्भ में आता है तब से उसकी सारे समय समय पर टीकाकरण होना चाहिए, जांच होना चाहिए। तो वो महिलाओं को प्रॉपर डाइट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, अंदर जो बच्चा है स्वस्थ होना कि नहीं है। और रात में भ्रूण मतलब वो लिंग परीक्षण की बात आती है ना, सोनोग्राफी मशीन के लिए, उसके लिए एक अलग कानून है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब पहले क्या होता था कि नहीं नहीं मेरे को लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, तो वो लोग वो टेस्ट करके उसको मार गिरा देते थे। तो उसके लिए भी सख्त कानून बना है। बाद में बच्चे का जैसे ही जन्म होते तो आप लोग देखते हैं ना, संस्थागत प्रसव जिसको हम लोग हॉस्पिटलिटी में मतलब प्रसव जो होना है, बच्चों का जन्म करना चाहिए महिला, ताकि डेथ नहीं होना चाहिए। पहले क्या होती थी, गाँव में दाइया होती थी, वो लोग ही बच्चे को जन्म हुआ करते थे, कई बार डेथ होती थी। और अभी दूसरा है कि अभी आप देखते हैं ना, वो जननी सुरक्षा योजना है, महिलाओं को प्रोत्साहन है इसमें। साथ साथ अब वो एम्बुलेंस सेवा है उस महिला के लिए कि गांव से वहां तक पहुंचा है। सामुदायिक केंद्र की स्थापना की गई है, वहाँ सारी चीजें बनती है। और वो बच्चा होने के बाद कुछ समय तक सारा टीकाकरण से लेकर डाइट है। उसके बाद आंगनवाड़ी का, मतलब एक आंगनवाड़ी का सहायी का जो कार्यकर्ता अगर आप देखेंगे तो वो बच्चे के जन्म आने से लेकर बच्चा होने मतलब आगे तक 2 3 4 साल का जब तक नहीं होता तब तक उसकी वो सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है, जब तक वो स्कूल नहीं जाता 5 6 साल तक। तो आंगनवाड़ी केंद्र से उनका कनेक्शन बना दिया गया है। ये आप कह सकते हो दूसरी भाषा में। तो खास मुद्दा ये आंगनवाड़ी केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है। महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग जो भारत सरकार का है, मध्य प्रदेश शासन का है, जो भी सरकारें हैं इनका है। इनकी जितनी स्कीम है, जिनकी योजना है, उनको ऊपर पूरा इम्प्लीमेंटेशन करना है। और इससे ये चीजें प्लस में आपको देखने को मिलती है कि इसमें मृत्यु दर में थोड़ी बच्चे जच्चा बच्चे की मृत्यु दर में कमी आई है, कह सकते हैं। दूसरी आप सही भाषा में बोले कि संस्थागत प्रसव जब से लागू किया है इन्होंने, तो वो चीजों में सुधार हुआ, इन लोगों को फायदा हुआ है। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि अभी वो है ना, कार्ड बनाते हैं ना अभी, कौन सी योजना बोलते हैं ना, स्वास्थ्य वाली, 5 लाख तक का भी वो करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में बीमा भी है। अ, आयुष्मान कार्ड? अभी मुझे नाम नहीं याद है जी। आयुष्मान कार्ड? हाँ आयुष्मान, आयुष्मान। हाँ ये इसी के अंतर्गत आता है। आयुष्मान कार्ड बनाते हैं, उनको भी सुविधा मिलने लगती है। लेकिन इसमें अधिकतर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनका ज्यादा बेनिफिट है, आम जनता को भी है, लेकिन अधिकतर वो बिल ज्यादा बनाते हैं। मैंने बहुत सारा सुनने को आया। और वो उस तरह का कुल मिला के उनको बढ़ावा देने वाली बात है। चॉइस का नहीं होता, वो तो 1 लाख जहाँ बिल 50,000 का बनना है, वो तो 2 लाख का बिल बनाते हैं। बोले तुम्हारे जब से क्या जा रहा है, तो उसमें भी एक प्रकार की लूट मची है। जी।
लेकिन हाँ, यानी कुछ कह सकते हैं कि कुछ पैमाने पर कोई ना कहीं हमारे लोगों को उस तरह का लाभ पहुंच रहा है। जी। आप लोक स्वास्थ्य की बात की ना, ये लोक स्वास्थ्य रहता है, तो ये इस तरह का चीजें आ रही है। बाकी हॉस्पिटल में तो और चीजें जो बन रही है उसमें भी थोड़ा लोग पहले से गुजार, जैसे एग्जांपल के लिए आप देखेंगे कि अभी सरकारों ने जो पहले हॉस्पिटल्स होते थे, अब उसमें अभी सेंट्रल के हॉस्पिटल्स एम्स है, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेस है, जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, जैसे भोपाल के अंदर आप बात करें तो गांधी मेडिकल कॉलेज है, जबलपुर में दूसरे अलग अलग कॉलेजेस हैं। तो इनकी अपनी भी एक चीजें बनी हुई है, और बाकी प्राइवेट में तो ये उसमें होता ही है। तो इसमें कह सकते हैं कि मृत्यु दर में कमी आए, थोड़ा स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा सा फोकस बढ़ा है, तो मतलब चीजें हैं। लेकिन फिर भी अभी दूर दराज के इलाके हैं, और वो चीजें नहीं है, तो अभी भी काफी चीजों में प्रॉब्लम है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि पूरे ही चीजें प्रॉब्लम है। इसमें एक और बात भी लिखी गई है कि जो मादक पदार्थ उनका केवल इस्तेमाल जो होगा वो स्वास्थ्य संबंधी इस्तेमाल ही किया जाएगा, यानी कि इलाज के लिए उनका उपयोग हो सकता है। बाकी मादक पदार्थों का उपयोग जिस प्रकार से हम देखते हैं आजकल होता है वैसा नहीं करने देना चाहिए। लेकिन इसके लिए जो कदम सरकार को उठाने चाहिए थे शायद वो सफिशिएंट नहीं रहे। तो सर इसके ऊपर क्या किया जाना चाहिए, और क्यों नहीं करती है सरकार, ये मादक पदार्थों को ही क्यों बैन नहीं करती? मादक पदार्थ से आपका क्या तात्पर्य है? हीरोइन, अफीम, चरस, गांजा या दारू, क्या सभी चीजें आती है ना उसमें? जो भी आर्टिकल तो 40 में आता है वो सब। मादक पदार्थ जिसको बोला जाता है कानून की भाषा में, खास करके एनडीपीएस एक्ट लागू, इसको नार्कोटिक ड्रग्स बोला जाता है। नार्कोटिक ड्रग्स का कानून है, और नार्कोटिक ड्रग्स में आपका जो क्वेश्चन का संदर्भ था कि मेडिकल में दवाइयां बनाने के लिए उस संदर्भ में उन चीजों का उपयोग होता है। लेकिन ये चीजें अधिकतर, एनडीपीएस एक्ट क्या कहता है कि कई फसलें जहाँ पाई जाती तो पूरा उस कानून के तहत देखरेख में ड्रग्स एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, वो उसको नजर रखता है। कितने पौधे गांजा के बोए गए, खासकर हमारे मध्य प्रदेश में आए, आपके क्षेत्र में उधर मंदसौर, नीमच जिले में या आसपास में ये इसकी फसलें होती है, वो गवर्नमेंट के देखरेख में, उसके देखरेख में होती है। और कितना निकलेगा, क्या जाएगा, अवैध नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बाद में ब्राउन शुगर जैसी चीजें खतरनाक बनती है। और वो जो नशा के एक बार आदी होते हैं तो उनका पूरा पूरा सारा मतलब पूरा डैमेज ही है, सारी चीजें हैं। और दूसरा एक है, खास करके शराब की बात है, शराब की दुकान है ना, अब वो शराब वाली जो बात आती है, तो इसका तो रेवेन्यू जनरेट होता है। जैसे पेट्रोल से रेवेन्यू जनरेट होता है सरकार को, तो ये आबकारी विभाग से भी बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। कच्ची शराब, पक्की शराब, देशी दुकानें, तो इनका बड़ा बड़ा होता है। और क्या होता है, खासकर हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति एसएसटी के जो बस्तियां होती है, यहाँ पर ये कुछ ज्यादा ही लोग, मजदूर लोग लगाते हैं इनको, तो बोलते हैं कि तुम बस ये काम करो, मस्त शराब पियो, चिकन मटन मुर्गा खाओ, पड़े रहो, पढ़ाई लिखने की क्या जरूरत है। ये सारी जो चीजें अवेयरनेस आएगी एजुकेशन से आएगी। सही क्या है, गलत क्या है, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं। फायदे तो कुछ है नहीं, नुकसान ही अधिकतर ज्यादा होता है। तो वो सरकार का रेवेन्यू का मसला है। और जहाँ शराबबंदी की है, ऐसे राज्यों ने भी शराबबंदी की है, वहां तो धड़ल्ले से और ज्यादा बिकती है। जी अन्य राज्यों से एक्सपोर्ट होता है। मॉडल है, कई बार कई गुजरात गुजरात बोलते हैं ना शराबबंदी है, शराबबंदी कहाँ है? तो अवैध रूप से चले जाता है और उसका वो मिलता है सब जी। अब ये दिखावे के लिए करते हैं कि जैसे अभी मध्य प्रदेश के आप बात करेंगे, तो दिखावे के लिए जरूर है कि इनके जो बार बार एंड रेस्टोरेंट है, वहां तो चालू है क्योंकि उनको लाइसेंस दिया गया है। लेकिन जहाँ शराब की दुकानें होती है आसपास, पहले वहां बैठकर पीने की व्यवस्था होती है, वो उन्होंने बंद कर दी। लेकिन फिर भी लोग सड़क किनारे बैठते हैं, बेच तो रहे हैं ना। और दूसरा एक माइनस पहलू बता, देखिए एक तरफ वो शराब बेच रहे हैं, उधर से रेवेन्यू कमा रहे हैं, और इधर आप जो कानून की बात करें, मैं कानून का पक्ष इसलिए मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रेक्ट मतलब दोनों बातों को इसलिए रखता हूँ कि मुकदमे हमारे सामने आते। शराब पी के गाड़ी चलाई, शराब पी के गाड़ी जैसी ही चलाई तो आगे पुलिस वाले पकड़ रहे हैं उसको, और उसका मुंह का टेस्ट कर रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं, वो उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं कि तुमने शराब पी के गाड़ी चलाई, तो उसका फाइन ले रहे हैं 10,000 रुपये। उससे कम ही फाइन नहीं है, काय में वो मोटर व्हीकल एक्ट में। अब बताओ, एक तो उसने 100-200 की शराब पी, ऊपर से वो गाड़ी चला के गया, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, इधर से भी पैसा सरकार ने कमाया। तो कानून बोलता है तुमने शराब यहाँ रोड पे गाड़ी चलाई, चल बेटा 10 कोर्ट में जाके 10,000 जुर्माना भर दे। दोनों बातें हैं।
तो ये सारा एक दूसरे का विरोधाभासी चीजें हैं। फिर ये चीजें आगे संभल के आई तो उनको लगा बैठकर पीने की अवस्था नहीं, तो वो लोग बोलते नहीं, तुम लेके जाओ घर में पियो। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब वो इस तरह का हकीकत प्रैक्टिकली चल रहा है, सारी चीजें हैं। लेकिन मुझे जैसे लगता आपने है कहा कि कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये चीजें क्योंकि ये इंटरनेशनल चीजें हैं, मतलब इसको तो पहले भी राजा महाराजा भी पीते थे, आजकल भी चल रहा है, लेकिन इसमें जो पैमाना है, मापदंड है शराब बनाने के, या उसका जो क्वालिटी है, उसको लेकर बहुत ज्यादा अवेयरनेस होना चाहिए कि बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। उसके अंदर जो स्पिरिट डाला जाता है, अल्कोहल की मात्रा, उसको लेकर चीजें होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। बहुत महंगी कर देंगे तो कम ही लोग पियेंगे ना। अब सस्ती करोगे तो वो तो क्या है, वो तो उनको मालूम है पीना ही है लोग। अधिकतर देखा होगा जो महंगी शराब है बड़े लोग भी तो पीते हैं, लेकिन वो उस तरह का वो नहीं करते। हाँ, कुछ वो अलग बात है कि शराब पी के बिल्कुल हिट एंड रन जैसी गाड़ी चलाते हैं, और वो किसी को चलती हुई रोड को ठोक देते हैं, मर जाते हैं लोग, तेजी लापरवाही से करते हैं। वो तो क्राइम तो सब जगह है, लेकिन उसका गलत रिजल्ट ये भी है। लेकिन यानी इसका शिक्षा दुष्परिणाम ही समाज इसका पर ज्यादा है। इसका परिणाम SC ST OBC माइनॉरिटीज पे, वर्ग पर ज्यादा है, क्योंकि बहुसंख्या यही लोग है। ये लोग ज्यादा शराब पीते, ज्यादा झगड़े यही करते, फिर क्राइम यही करते, और फिर सत्यानाश भी नहीं करते। जी। तो समाधान के रूप में हमें शिक्षा ही देखने को मिलती है। हाँ, अगर शिक्षा वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध, दूध है, मतलब शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो वो शिक्षा ही ऐसी चीज है। और ज्योतिराव फुले ने भी कहा है कि सारा जो अनर्थ किया, जितना भी सब अनर्थ किया, एक मात्र अविद्या के कारण। इसलिए वो कोटेशन है ना, जो मतलब ज्योतिराव फुले का भी ये, कि विद्या बिना मति गई, मति बिना बुद्धि गई, बुद्धि बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना इसका विकास होगा। सारा जो अनर्थ किया अकेले अविद्या ने किया। बाबा साहब का भी कोटेशन है, क्या बोलते हैं पहले, शिक्षित बनो, संगठित रहो, फिर संघर्ष करो। तो इसीलिए एजुकेशन प्रायोरिटी बात है। जब तक वो शिक्षित नहीं होगा तो उसको क्या होगा, वो इंसान है या जानवर है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, जानकारी होगी। फिर देखेगा, तुलना करेगा अपने से दूसरे लोगों से, फिर उसको पता होगा देश दुनिया का। तो फिर लगेगा कि मैं इंसान की जिंदगी जीना है तो मुझे चीजें नहीं करना है, नहीं करना है तो सरकारी चाहे कितनी भी दुकानें खोलते हैं, लोगों को वो लगेगा कि छोड़ो भाई, इसको क्या करना है, ऐसा है। जी। तो आज की सार्थक चर्चा मिलिंद जी के साथ हुई। मिलिंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जी। हमारे प्रोग्राम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे ऑर्गेनाइजर मेघनाथ सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले डॉक्टर हरचंद सिंह जी अमेरिका वाले, प्रोड्यूसर ऑफ शुद्रा टू खालसा मूवी, आपका बहुत बहुत आभार सर। और इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.